Hello students, welcome back to our channel of evolution classes. जैसे मैंने पहले बोला था कि मैं जूलॉजी एंड बॉटनी का अलग अलग टॉपिक से कुछ ट्रिक वीडियो अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स में समझाने वाला हूँ अभी, क्योंकि ये मई महीने में जो ड्रॉपर्स हैं वो लोग एग्जाम्स देंगे, तो शायद उन लोगों के लिए कुछ ये सब चीज़ें हेल्प हो जाए। तो आज जो मैं ट्री वीडियो विद कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ वो है ऑक्सिन, दैट इज अ प्लांट हार्मोन। स्पेसिफिकली इट इज categorized as a plant hormone promoters. It's not really considered to be as the inhibitor in larger aspect. तो ऑक्सिन्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है और क्या रोल है, कहाँ किस किस्म का इसका केमिकल नेचर है, किस वजह से वो केमिकल नेचर है, ये सब हम लोग थोड़ा बहुत समझेंगे। ट्रिक से तुम लोगों को कुछ डायरेक्टिव क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे एक तरफ तुम्हारा हार्मोन्स का नाम देंगे, दूसरी तरफ तुम्हारा फंक्शंस का नाम देंगे, तो मैच द फॉलोइंग हो सकता है। या फिर तुम एक हार्मोन का नाम दे देगा और डिफरेंट काइंड ऑफ तुमको फंक्शंस दे देंगे, एंड फंक्शंस दे के बोलेंगे कि इस हार्मोन का फ्रॉम द अबव मेंशन फंक्शंस कितना सही है, तो तुमको काउंट करके देखना। तो एट दैट पॉइंट ऑफ एग्जाम शायद याद ना हो, या फिर ठीक तरह से स्ट्राइक ना हो ये चीजें, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में ये ट्रिक काम हो सकता है। तो देखो, मैं जब ऑक्सीजन बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्रिक लिखा हूँ, ध्यान से इसको थोड़ा देखने का लिए देखना कोशिश करो। यहाँ पे लिखा हूं मैं, आंटी he applied dirt in root dirt in root पर pine flower। ये है ट्रिक। सर इसमें कितना हम लोगों को एग्जाम्पल्स या फिर फंक्शंस याद है वो, देखो ध्यान में देखने का कोशिश करो, कितने एग्जाम्पल्स यहाँ पे तुमको याद हो सकते हैं। पहले आंटी को पकड़ते हैं, इसको आंटी को पकड़ते हैं। अब ये आंटी से क्या लिखा हूं यहाँ पे, देखो आंटी से लिखा हूं यहाँ पे एंटी एब्सिसा। एंटी एब्सिसा, ऑक्सिन इज एंटी एब्सिसिक। तो एब्सिसा क्या है सर? एब्सिसा वर्ड का मतलब ये होता है प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स, दैट इज कॉल्ड एब्सिसा। सो ऑक्सिन क्या करेगा? प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ लीव्स को रोकेगा। बट क्वेश्चन ये है, प्री मैच्योर फॉलिंग ऑफ किस किस्म का लीव को वो रोक सकता है? एंटी एब्सिसिक फॉर विच लीव्स? द यंग लीव्स। यंग लीव्स को प्री मैच्योर फॉलिंग से वो रोकेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी एब्सिसिक विद रेस्पेक्ट टू व्हाट? यंग लीव्स। बट यहां पे बहुत बड़ा बट है, वही ऑक्सिन ओल्ड लीव्स के लिए एब्सिसिक हो जाएंगे। ओल्ड लीव्स के लिए क्या हो जाएंगे बाबा? एब्सिसिक हो जाएंगे। बट यंग लीव्स के लिए ये यंग लीव्स अगर बोलते हैं, यंग लीव्स के लिए क्या है? एंटी एब्सिसिक होंगे। बी वेरी केयरफुल विद दिस। इसके बाद देखो कौन सा टर्म है, ही से मैं क्या यहाँ पे फंक्शन डिस्क्राइब किया हूं। ही से होता है हर्बिसाइडल इफेक्ट। Herbicidal is a word which implies or signifies killing, right? It's not static, killing. So killing of what? Killing of the weeds, herbicidals, the killing of the herbs, right? तो वो कौन सा ऑक्सिन काम करेंगे? हर्बिसिडल काम दे देंगे। दो किस्म का सिंथेटिक ऑक्सिन ये काम कर सकते हैं, 2,4-D, 2,4,5-T। अब ये 2,4-D का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। एंड 2,4,5-T का क्या नाम है? ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। इसको जब हम लोग मिलाएंगे ना, तो इसका एक कलर देता है, इसका कलर होता है ऑरेंज। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? एजेंट ऑरेंज। अब तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा कि सर
ऑक्सिन को एजेंट ऑरेंज कैसे करके नाम दिया? ये कोई स्पाई था क्या, या फिर कोई वॉरफेयर में गया था क्या? गया नहीं था, यूज हुआ था। वियतनाम वॉर में क्या किया था ये सिंथेटिक ऑक्सिन का कॉम्बिनेशन 24D एंड 245T को कंबाइन करके ऊपर से जो वियतनाम के अगेंस्ट युद्ध कर रहे थे, ऊपर से स्प्रे कर दिए थे पूरा। तो क्या होता था, तो स्प्रे करने के बाद नीचे जितना भी हर्ब्स प्लांट्स वगैरह जो भी थे ना, सब मर गए थे, बैरिन लैंड्स हो गए थे। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ, तो जो भी वियतनामी सोल्जर्स ये प्लांट्स के या फिर ये जो बड़ा सा झाड़ियां बने हुए थे उसके पीछे जैसे छुपा के गरिला वॉरफेयर कर रहे थे ना, अभी वो सब मर जाने से क्या हो गया, वो वियतनामी सोल्जर ना पूरे एक्सपोज हो गए। तो दे बिकम फ्री टारगेट फॉर द अमेरिकन। तो इसीलिए इसको बोला गया है क्या, एजेंट ऑरेंज। क्या किया गया, पूरा झोप झाड़ जो भी था उसको पूरा खत्म कर दिए थे, वियतनामी सोल्जर ओपन हो गए थे, तो उसका मारने में उन लोगों का आसानी हो गया था। तो वो तो कहानी हुआ एजेंट ऑरेंज का, उसका नाम दिया गया एजेंट ऑरेंज। एजेंट इसलिए बोला गया था और ऑरेंज इसलिए बोला गया था कि 24D एंड 245T को अगर कंबाइन करें तो उसका कलर हो जाएगा क्या, ऑरेंज। एंड बोथ आर व्हाट, both these hormones are synthetic hormones. It is not naturally occurring hormones. Okay. अब देखो एप्लाइड से क्या हुआ, एप्लाइड से होता है एपिकल डोमिनेंस। ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस को प्रोमोट करता है। सर एपिकल डोमिनेंस क्या है एक्चुअली, व्हाट इज एपिकल डोमिनेंस? अगर कोई भी प्लांट को अगर ले लो, इफ आई कंसिडर एनी प्लांट, ओके, इस प्लांट का टॉपमोस्ट पार्ट में जो बर्ड होंगे उसको क्या बोलेंगे, एपिकल बर्ड। अब ये एपिकल बर्ड क्या करता है, इनहिबिट करता है लैटरल बर्ड फॉर्मेशन का। ये हो गया लैटरल बर्ड, दिस इज एपिकल बर्ड, दिस इज लैटरल बर्ड। एपिकल बर्ड क्या करता है, इनहिबिट्स लैटरल बर्ड्स। तो लैटरल बर्ड्स अगर नहीं बढ़ेंगे तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, देखो एपिकल बर्ड टॉपमोस्ट पोर्शन में है, तो सॉरी, तो टॉपमोस्ट पोर्शन में कोई भी बर्ड अगर फॉर्मेशन हो जाता है ना, उस प्लांट का ग्रोथ पहले तो बंद हो गया है, वो ऊपर की तरफ लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ नहीं करेगा। दूसरा बात ये हो जाएगा कि उसका जो लैटरल बर्ड्स है, एज एपिकल बर्ड्स में बहुत मात्रा में तुम्हारा ऑक्सिन है, लैटरल बर्ड्स को वो इनहिबिट कर देंगे, बढ़ने नहीं देंगे। तो इफ यू जस्ट कंसीडर वन थिंग, तो द प्रॉब्लम हो सकता है ना सर, किस में प्रॉब्लम हो जाएगा सर? जैसे टी प्लांटेशन का बात करो, टी प्लांटेशन में तुमको जितना लैटरल बर्ड्स मिलेंगे उतना ज्यादा चाय का पत्ती मिलने का संभावना है। लेकिन अगर एपिकल बर्ड वहां पे बैठ गया तो फिर लैटरल बर्ड से तो टी लीफ ज्यादा नहीं बनेंगे। सो इट कैन बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक इन केस ऑफ इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव। सो ये जो ऑक्सिन है एपिकल बर्ड को क्या करता है, प्रोमोट करता है, और लैटरल बर्ड को क्या करता है, डिमोट करता है। लैटरल बर्ड फॉर्मेशन नहीं करने देता है, एपिकल बर्ड फॉर्मेशन करने देता है। तो सर इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? दो किस्म का सोल्यूशन तुम कर सकते हो। आइदर बड़ा सा कैंची लेके देखे भी होंगे तुम्हारा गार्डन एरिया में, देखना लैटरल बर्ड्स बनने के लिए ऐसे प्रूनिंग किया जाता है, ऊपर का बर्ड ऐसे छांट दिया जाता है। तो वही इसको ऊपर का बर्ड अगर छांट दो तो लैटरल बर्ड ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सॉल्यूशन नंबर 1 हो सकता है। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या है, इसका एंटागोनिस्टिक हार्मोन यूज करना पड़ेगा। ऑक्सिन का एपिकल डोमिनेंस का जो एंटागोनिस्टिक हार्मोन है उसका नाम है क्या, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन दे दोगे ना तो एपिकल बर्ड को क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा, लैटरल बर्ड को क्या कर देगा, प्रोमोट कर देगा। तो दो सॉल्यूशन हो सकता है एपिकल डोमिनेंस को तुम खत्म करने के लिए। साइटोकाइनिन दे दो, बाहर से स्प्रे कर लो साइटोकाइनिन, तो स्प्रे करने से एक्सोजेनस स्प्रेइंग बोलते हैं। तो अगर उसको स्प्रे करोगे तो फिर क्या होगा, एपिकल बर्ड फॉर्म नहीं होगा, लैटरल बर्ड बहुत मात्रा में बढ़ जाएंगे। नहीं तो ऐसे कांची से ऐसे ऊपर का एपिकल बर्ड छांट दो। तो एंटागोनिस्टिक इफेक्ट फॉर एपिकल डोमिनेंस इज ऑन ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन एपिकल बर्ड को प्रोमोट करता है, साइटोकाइनिन एपिकल बर्ड को क्या करता है, डिमोट करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डर्ट इन रूट। डर्ट से हो जाएगा डिविजन एंड इलोंगेशन ऑफ सेल, कहां पे, इन रूट। इस चीज को बोलता है कि राइजोजेनेसिस। क्या होता है, अगर तुमको बेसिकली ऑक्सिन प्रोमोट्स रूट फॉर्मेशन, ये बोलते हैं ना राइजोजेनेसिस। तो ऑक्सिन का मात्रा ज्यादा और साइटोकाइनिन का मात्रा अगर कम कर लोगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो फिर तुमको राइजोजेनेसिस प्रोमोट कर देंगे इस चीज को। सिमिलरली ऑक्सिन का मात्रा कम, साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा अगर कर दोगे तो फिर क्या हो जाएगा बाबा, कॉलोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, कॉलोजेनेसिस।
तो यहाँ पे ऑक्सीजन टू साइटोकाइनेट रेशियो कम होने से क्या हो जाएगा, कोआगुलोजेनेसिस, मतलब शूट फॉर्मेशन, शूट फॉर्मेशन। और दोनों का मात्रा समान रखोगे तो फिर क्या होगा, मॉर्फोजेनेसिस, रूट एंड शूट फॉर्मेशन टुगेदर। सर कौन सा रिस्पेक्ट में ये बात कर रहे हो, तुम लोगों का एक चैप्टर था सेकेंड ईयर में, स्ट्रेटेजीज इन एनहांसमेंट फूड प्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कल्चर बोल के एक सेगमेंट था, वो अभी नहीं है, शायद वो इंक्लूडेड है भी, अभी अभी कर दिया गया सर वो वाला पोर्शन। जो कैलस होता है, वो कैलस को जब तुम ग्रो करोगे, बोलोगे सर कैलस क्या है, कैलस ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन हेल्प्स इन कैलस ग्रोथ, ये एक फंक्शन है ऑक्सीजन का। तो कैलस ग्रोथ फॉर्मेशन कैसे होगा, कोई भी बाहर से एक प्लांट का पोर्शन लेके आओ, उसको बोलेंगे एक्स प्लांट, अब न्यूट्रिएंट मीडियम में उसको डाल दो, अब न्यूट्रिएंट मीडियम में जैसे ही डालोगे वही एक्सप्लांट से कैलस होगा, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बोलते हैं, हाईली टोटिपोटेंट होते हैं। टोटिपोटेंट क्यों बोला जाता है, ये मास ऑफ सेल से तुम्हारे रूट या फिर शूट फॉर्मेशन हो सकते हैं। तो वही में अगर कैलस का अगर ग्रोथ कराना चाहते हो तो उसमें अगर ऑक्सीजन का मात्रा कंसंट्रेशन ज्यादा करो, साइटोकाइनिन कम करो, तो वही कैलस बॉल से रूट निकल आएंगे। और उल्टा करो, अगर उसी कैलस में अगर ऑक्सीजन का मात्रा कम और साइटोकाइनिन का मात्रा ज्यादा कर दो तो वही कैलस से शूट फॉर्मेशन हो जाएगा। दोनों का मात्रा अगर समान रखो तो वही कैलस से रूट एंड ऑल्सो शूट दोनों ही हो सकते हैं। और पार्ट से हो गया क्या, पर से हो जाएगा पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक का मतलब क्या है, सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन एनहांस करते हैं। इसके साथ एक रिस्पेक्टेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि सर जिब्बरेलिक एसिड भी तो पार्थेनोकार्पिक है, तो दोनों में से अगर पूछा गया कौन सा ज्यादा पार्थेनोकार्पिक है, जिब्बरेलिक एसिड या ऑक्सीजन, जिब्बरेलिक एसिड इज मोर पार्थेनोकार्पिक देन ऑक्सीजन, ये हमेशा याद रखें। GN3 is more parthenocarpic, more parthenocarpic than ऑक्सीजन। दोनों में से ये सबसे ज्यादा पार्थेनोकार्पिक जिब्बरेलिक एसिड होंगे। एंड लास्ट में लिखा हो देखो, पाइन फ्लावर, मतलब फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल कराएंगे। क्या कराएंगे, फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल। तो यहां से आंटी ही अप्लाई डर्ट इन रूट पर पाइन फ्लावर्स, इसमें से तुम अराउंड 1 2 3 4 5 फंक्शंस आराम से याद रख सकते हो, 5 फंक्शंस आराम से याद रखोगे। सर और कोई फंक्शंस या फिर इसके साथ रिलेटेड कोई फंक्शंस? हाँ है, जैसे देखो अर्ली फ्रूटिंग, कोई भी प्लांट में अगर अर्ली फ्रूटिंग करना चाहते हो, तो समय से पहले अगर फ्रूट तुमको उस प्लांट में चाहिए, तो फिर एक्सोजेनस स्प्रे, एक्सोजेनस मतलब बाहर से तुम अगर ऑक्सीजन स्प्रे करोगे तो उस प्लांट में क्या हो जाएगा, समय से पहले तुम उससे फ्रूट मिल सकते हैं। क्वेश्चन है कैसे, ऐसा क्या ही कर दिया ऑक्सीजन जो उस प्लांट में समय से पहले फ्रूट मिल सकते हैं। अब याद करो, अगर फ्लावरिंग प्लांट पढ़े हो उसमें पिस्टिल या फिर कार्पेल का हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े थे, तो अगर पिस्टिल या फिर कार्पेल का साइज बढ़ा दे तो उसका रिसेप्टर ज्यादा बड़ा हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएंगे, सो देयर इज हाई चांसेस ऑफ पॉलिनेशन बढ़ जाएंगे। तो जैसे हाई चांसेस ऑफ पॉलिनेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन जल्दी हो सकता है, एंड एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन कि तुम उस प्लांट में फ्रूट समय से पहले पा सकते हो। तो अर्ली फ्रूटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर से अगर तुम ज्यादा ऑक्सीजन स्प्रे कर रहे हो तो उस प्लांट का जो फ्लावर है उसका पिस्टिल या कार्पेल का साइज बढ़ जाएगा, इसी वजह से उसमें अर्ली फ्रूटिंग का संभावना बढ़ सकते हैं। सेकेंड, एंटीसेनेसेंट, एंटीसेनेसेंट भी होंगे। सेनेसेंस वर्ड का मतलब क्या है, सेनेसेंस वर्ड का मतलब है एजिंग, एजिंग, तो ये प्रीमैच्योर एजिंग को भी ये रोकेगा, इट इज ऑल्सो एंटीसेनेसेंट। कोई भी प्लांट को प्रीमैच्योर एजिंग या फिर एजिंग प्रक्रिया डिले कर देंगे, थोड़ा लेट में एजिंग कराएगा, थोड़ा एज में ओल्ड फॉर्म्स में उसको भेजेगा अगर ऑक्सीजन उसमें मात्रा सही मात्रा में दिया गया तो। नेक्स्ट, फेमिनिस्टिक इफेक्ट। फेमिनिस्टिक इफेक्ट मतलब क्या है, एक प्लांट जो है मेल प्लांट, अब इस मेल प्लांट में फीमेल फ्लावर जनरेट कर देंगे, मेल प्लांट लेकिन उसमें फीमेल फ्लावर जनरेट करेंगे, इसको बोलते हैं फेमिनिस्टिक इफेक्ट। प्लांट मेल है, फ्लावर दे रहे हैं क्या, फीमेल। अंडरस्टैंड दिस थिंग, प्लांट मेल, उसमें फीमेल फ्लावर जनरेट कर सकते हैं कौन, तुम्हारा ऑक्सीजन।
कौन सा प्लांट में होगा सर? ऐसा कोई एग्जाम्पल है प्रिसाइज? मेज, याद रख लेना, मेज। मेज में तुम्हारा फेमिनिस्टिक इफेक्ट, तुम्हारा ये ऑक्सीजन दे सकते हैं। नेक्स्ट, क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट एंड एंटी क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट। बहुत मजेदार चीज है। क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट का मतलब है जब ऑक्सीजन एक प्लांट में ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ा देंगे, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगा तो रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, और रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। रेस्पिरेशन रेट जैसे ही बढ़ जाएगा तो वो प्लांट क्या हो जाएगा पता है? वो जल्दी जल्दी पकने लगेगा, राइपनिंग होने लगेगा। ओ सर, राइपनिंग तो इथिलीन कराता है। दैट्स माय पॉइंट, दैट इज माय पॉइंट। ऑक्सीजन अगर किसी में क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट दे रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीजन एक्चुअली इज गिविंग परमिशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ इथिलीन। इथिलीन दो, अभी इसको पकाना है, ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी बढ़ा दिया तो दैट्स व्हाई इथिलीन प्रोडक्शन बढ़ गया। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी कौन बढ़ाया? ऑक्सीजन। इसके वजह से इथिलीन प्रोडक्शन हुआ एंड इसके वजह से वो प्लांट पे रेस्पिरेशन रेट बढ़ गया एज वेल एज उसका राइपनिंग हो गया। कहां पे करा सकता है ये क्लाइमेक्टेरिक इफेक्ट? दो एग्जांपल याद रख लो, एक होगा एप्पल, दूसरा होगा पीच। सर एंटी क्लाइमेक्टेरिक भी कराता है क्या? हाँ, टमाटर। टमाटो में ऑक्सीजन एंटी क्लाइमेक्टेरिक कराएगा। क्यों? कैसा करके? बहुत मात्रा में, बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्सोजेनस ऑक्सीजन दो, बाहर से बहुत सारा ऑक्सीजन इसमें स्प्रे कर दो एंड एज ए रिजल्ट व्हाट विल हैपन, बहुत सारा ऑक्सीजन अगर टोमेटो प्लांट में या टोमेटो में फ्रूट में अगर बाहर से बहुत सारा ऑक्सीजन स्प्रे कर दो तो इथिलीन प्रोडक्शन का जो प्रिकर्सरी इवेंट है वो स्टॉप हो जाएगा, इथिलीन इनहिबिट हो जाएंगे। इथिलीन उस पॉइंट ऑफ टाइम में इनहिबिट हो जाएगा तो टोमेटो का पकना क्या हो जाएगा? डिले हो जाएगा, तो यहाँ पे एंटी क्लाइमेक्टेरिक हो जाएगा। वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। क्लाइमेक्टेरिक जब होगा, ऑक्सीजन एक्चुअली गिव्स द प्रिकर्सरी इवेंट टू फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन, उसमें वो राइपनिंग करा दे रहा है। और ऑक्सीजन अगर ज्यादा मात्रा में बाहर से स्प्रे करो तो इथिलीन प्रोडक्शन को वो क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, तो वहां तो वो एंटी क्लाइमेक्टेरिक हो जाएंगे। क्लियर? गुड। इसके बाद आते हैं सर प्रिकर्सर कौन? ऑक्सीजन किसका प्रिकर्सर, कहां से बनते हैं? ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। It comes from the amino acid tryptophan and ऑक्सीजन का नेचर कैसा है? वीकली एसिडिक। अब क्वेश्चन है वीकली एसिडिक क्यों बोले हो सर? ऑक्सीजन का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें नॉर्मली तो उसमें ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप रहते हैं, COOH। अब ये कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है वो एसिडिक भी हो सकते हैं। कैसे करके? वो दो फॉर्म में रह सकते हैं, दो फॉर्म में रह सकते हैं, एक प्रोटोनाइज्ड फॉर्म और एक आयोनाइज्ड फॉर्म। It can either exist in, देखो, it can either exist as RCOOH minus, right? Or it can exist as CuO minus. ऐसा है। So this one is your protonized form and this is the ionized form. So देखो, प्रोटोनाइज्ड और आयोनाइज्ड फॉर्म में रहने से क्या सुविधा होगा सर? So it will give whether it is going to be permeable or impermeable. जैसे ऑक्सीजन परमिएबल हो जाए तो वो सेल साइटोप्लाज्म में जाने के बाद ही उसका बाकी का जो भी फंक्शंस कर रहे हो या फिर जो कर रहे हैं फंक्शन वो तब कर पाएंगे, उससे पहले नहीं। इज द पॉइंट। सो परमिएबिलिटी के लिए कौन सा जरूरी है? परमिएबिलिटी के लिए तुम्हारा प्रोटोनाइज्ड फॉर्म बहुत जरूरी है and it is going to be considered as the weakly acidic form because of the presence of COOH in the internal structure of oxygen. दूसरा बात होगा ऑकरेंस। दो जगह याद रखने लायक है यहाँ पे, रूट टिप एंड द शूट टिप, दोनों जगह पे ये ऑकर कर सकते हैं। यहाँ मैं बोला था कि कैसे करके एपिकल डोमिनेंस को तुम प्रिवेंट कर सकते हो, वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रूनिंग एक बोला था एंड अप्लाइंग ऑफ द साइटोकाइनेसिस, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन कैसे होंगे? देखो यहाँ पे लिखा हूं बेसिपिटल टाइप। बेसिपिटल टाइप मतलब फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे के तरफ। कॉलियोप्टाइल एंड कॉलियोप्टाइल शूट टिप से लेके नीचे के तरफ, मतलब टुवर्ड्स द रूट, ऊपर से नीचे। सो इफ आई कंसीडर दिस इज द कॉलियोप्टाइल शूट, ऊपर यहाँ पे ऑक्सीजन का, यहाँ पे ऑक्सीजन है तो उसका इफेक्ट देने के लिए उसको नीचे की तरफ मूवमेंट करना पड़ेगा टुवर्ड्स द रूट एंड। सो बेसिपिटल, मतलब क्या है? बेस।
फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बेस के तरफ. दैट्स व्हाई द मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज डेसिपेटल मूवमेंट. ऑल्सो तुम लोग जानते हो ऑक्सीजन एक्चुअली सनलाइट हीटिंग है. क्यों पता है कि जिस तरफ सनलाइट हीट करेगा, इफ आई कंसीडर दिस इज अ टिप, ऑलराइट. अब देखो यहाँ पे अगर सनलाइट यूनिलैटरल बीम ऑफ लाइट अगर हीट किया ना, तो यहाँ इस साइड में जितना ऑक्सीजन है वो सब ऑक्सीजन इस साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे एक्यूमुलेट कर जाएंगे. क्योंकि यहाँ से क्या आ रहा था बोलो, सनलाइट, एंड इट डज नॉट लाइक सनलाइट, इट गोज टू द ऑपोजिट एंड. तो फिर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे. क्या हो जाएगा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन. मतलब जिस तरह लाइट पड़ा है वहां पे कम ऑक्सीजन होंगे. और क्यों होंगे? क्योंकि लाइट पड़ने के तुरंत बाद लैटरली ये साइडवेज मूवमेंट करके इस साइड में आ जाएंगे. सो एज ए रिजल्ट क्या होगा? अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाएंगे और ये टिप टुवर्ड्स द लाइट बेंड हो जाए ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू यूनिलैटरल बीम ऑफ लाइट व्हेन इट हिट्स द टिप ऑफ द शूट. ओके, सो ये बात हो गया. नेचुरल ऑक्सीजन क्या होता है? नेचुरल ऑक्सीजन तुम्हारा एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड एंड इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड. यहां से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन दोनों में से कौन सा नेचुरल एज वेल एज सिंथेटिक है. इंडोल 3 एसिटिक एसिड कैन ऑकर बोथ एज नेचुरल ऑक्सीजन एज वेल एज सिंथेटिक ऑक्सीजन. कभी कभी तुमको स्ट्रक्चर पूछ दिया जाएगा कि ये कौन सा ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल 3 एसिडिक एसिड. सिंथेटिक ऑक्सीजन कौन कौन से होंगे सर? सिंथेटिक ऑक्सीजन होगा नैप्थेलिक एसिडिक एसिड, 2,4 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड, 2,4,5 ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड एंड मिथाइल क्लोरोफेनॉक्सी एसिडिक एसिड, MCPA. तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या? सिंथेटिक ऑक्सीजन का एग्जाम्पल्स. ट्रिक याद रखने के लिए 5 यहाँ पे आराम से तुमको फंक्शंस याद रह जाएंगे. एक्स्ट्रा फंक्शंस में 4 बोला था. क्या? अर्ली फ्रूटिंग बोला था, राइट? और क्या बोला? अर्ली फ्रूटिंग बोला था, एंटी सेनेसेंट बोला, फेमिनिस्टिक इफेक्ट देता है ये बोले हैं, एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट देंगे ये बोले हैं. So apart from the three, the 5 what do you call that functions that you can remember, I have given you 4 more functions over here, and from this you can easily evaluate a lot of questions, right? I haven't talked about the ऑक्सीजन का कोलियोक्टाइल टेस्ट, एवेना कार्वेचर टेस्ट, ये नहीं बोला. मैं सिर्फ ये हार्मोन्स का कुछ ट्रिक्स देके कुछ क्वेश्चन सॉल्विंग पैटर्न्स को जस्ट जनरल करने के लिए दिया हूँ. ठीक है, होपफुली इट इज गोइंग टू बी गुड एंड गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू पीपल. गो थ्रू इट, लिसन टू व्हाट आई वाज सेइंग, लिसन टू व्हाट आई वाज सेइंग. तो उसको भी नोट डाउन करना ठीक से. कैसे करके डेसिपेटल मूवमेंट का बात किए हैं, वीकली एसिडिक क्या क्यों हो रहा है, प्रोटोनाइज्ड आयोनाइज्ड फॉर्म के बारे में बात किए हैं. ठीक है, तो ये सब चीज को उसको लिख लेना कि तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगा. ऑलराइट, take the clicks if you want to, if it is required to. And again, like I always say, be honest, grind hard, study hard, make your teachers proud, make your parents proud, and do well in your life. यही बोलना. पढ़ो ठीक से, समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है. Right? That will be it. Thank you. See you again.